इजराइल अटैक पर बड़ी खबर है। इजराइल ने कतर के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। इजराइल को जवाब नहीं दे सकी कतर की एयरफोर्स। हमले को रोकने में नाकाम रही कतर एयरफोर्स। इजरायली हथियार रेडार पर दिखाई नहीं दिए। तो क्या कतर इतना रिसोर्सफुल नहीं है कि उसको इस तरीके के आने वाले किसी हमले के बारे में पता चलता और इसका डिफेंस काम करता? कैप्टन शाम, देखिए, पैट्रियट एयर डिफेंसिव सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे बड़ा बेस अमेरिका का कतर में, सब कुछ है वहां पे और एयर डिफेंस सक्सेसफुल है। लेकिन कहा जा रहा है दो बातें। पहली बात कि अमेरिका को सब पता था, वो जो कह रहे ना डक्स आर नॉट फॉलिंग इन लाइन की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मिलिट्री को बाद में पता लगा, और शायद लास्ट मोमेंट में पता लगने के कारण वो जो लीडर है उनका वहां से हट गया बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, क्योंकि 10 मिनट के अंदर इजराइल ने कह दिया था कि इसमें हम अकेले थे, अमेरिका का रोल नहीं था। तो इजराइल ने ये भी क्लियर किया। तो ये बात। दूसरी बात, आपका कहना कि एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए उन्होंने F-35 का इस्तेमाल किया इसमें, और कतार के एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर रहते हुए स्टैंड ऑफ वेपन से उन्होंने एयर टू सरफेस मिसाइल मारी जिसका कोई काट नहीं था, और इसलिए ये अटैक सक्सेसफुल हुआ। और हाँ, टैसिट सपोर्ट अगर चुपचाप कहें तो कतार का अमेरिका की तरफ से था, इसलिए वो अपने F-35 को क्या मार देते? क्या पैट्रियट और थर्ड अपने F-35 IDF को मारता? लेकिन सर ये भी तो संभव है कि वो इसी तरह की एलिबाई देंगे कि आप हम पे शक कर रहे हो कि हमने इन्फॉर्म किया होगा, हम अपने F-16 को मरने देते क्या? हो सकता है उन्होंने एलिबाई तैयार की हो, क्योंकि इजराइल को इन्फॉर्मेशन अमेरिका नहीं दे रहा होगा, उसको यूं ही पता चल जाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आती। आपके पास आता हूं सर, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान, कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को इजरायली जमीन बताया। इजराइल के पीएम के इस बयान ने भविष्य में फिलिस्तीन देश बनने की संभावना पर खतरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ये अरब देशों के गुस्से को और भी भड़का सकता है, जो कतर पर इजराइल के हवाई हमले से पहले ही नाराज हैं। इसका क्या असर होगा सर? ये स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट का फॉलआउट क्या है? फॉलआउट यही है, टू नेशन थ्योरी इज ए रॉन्ग थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे आप भारत और पाकिस्तान को बनाना और बांग्लादेश को बनाना, सिमिलरली कोरिया, साउथ कोरिया एक ही देश थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बनाए, और इजराइल के अंदर में भी इसी तरह फिलिस्तीनियों और यहूदियों को ला करके बताना कि वेस्ट बैंक में ये होगा ये होगा। टू नेशन थ्योरी इज अ फेल्ड थ्योरी। इवन मैं मानता हूँ, भारत भी इस बात को मानता है। गांधी कहते थे कि मेरी खून से हो जाएगा मगर हम नहीं बनने देंगे। आपने बनने दिया ना। आज उसको हम जस्टिफाई करें, भले ही हमारे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती मेरे आकलन अनुसार। इट इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थ्योरी। वर्ल्ड में ऐसे ही आप डिस्टर्ब पैदा करेंगे तो ये थ्योरी लेके आएंगे, दो नेशन बना दो। जरा भी कुछ हुआ, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो होती थी, उसको एक जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया? अब इस मामले में भी आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो किया गया, ये एक तरीके से बड़ी शक्तियों का दुनिया में किसी को ताकत बनने से रोकने के लिए उसका एक तरीके से विभाजन कर देने जैसा था। टू नेशन थ्योरी के नाम आपने उदाहरण दिए। उसके बाद यूएसएसआर का क्या किया वो भी हमने देखा। लेकिन मैं एक चीज दूसरी जानना चाहता हूं, इस मामले में भारत का स्टैंड पैलेस्टाइन के संदर्भ में। अब कतर वाले मामले में तो मैंने आपसे पूछ लिया कि वो क्यों किया गया है। अब इस मामले में भी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, और भारत जिस सिद्धांत को मानता है, उसके हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव में इसकी विवेचना चाहता हूं। देखिए, भारत के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आतंकवाद या को एग्जिस्टेंस, ये दो चीजों को लेकर हम चलते हैं। तो जब को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो पैलेस्टाइन जो है, वहां के लोग जो हैं वहां रह चुके हैं, वहां रह रहे हैं। और अब तो देखिए, इजराइल अब तक तो यही कहता था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो, हम तुम्हें सहायता करेंगे। लेकिन ये जो हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद से इजराइल का पलड़ा अलग हो गया। उसका तरीका, मैंने आपको कहा था, आप कह सकते हो पेरिफेरल सिक्योरिटी तक की बात कर रहा है वो कह रहा है हट जाओ यहां से, साउथ चले जाओ, और पैलेस्टाइन की कोई थ्योरी ही नहीं है। लेकिन अमेरिका या क्या यूनाइटेड नेशन में ये जो वोटिंग होने वाली है 2 दिन के बाद, यूरोपियन यूनियन पूरा, जर्मनी, भारत जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, हमारा कल्चरल सेंटर है, हम एड देते हैं पैलेस्टाइन को, हम कहते हैं एग्जिस्टेंस है, हमारे अच्छे मित्र थे, वो आते थे, हमारे अराफत यहां आते थे। तो हमको तो क्या इस मामले में हमारे लिए पिक एंड चूज बड़ा आसान है, बड़ी टाइट रोप वॉक है? ये समझना चाह रहा हूं। बहुत क्लियर है, जैसे हमने कतार के बारे में कहा कि हम एक विश्वासी मित्र हैं मिडिल ईस्ट के, हम बैलेंसिंग रखेंगे, पैलेस्टाइन में भी हमारा वही रोल रहेगा। चलिए, तो अगली खबर देखिए। पोलैंड पर रूसी ड्रोन हमले के बाद NATC अलर्ट। फ्रांस ने 3 रफाल फाइटर पोलैंड भेजने का ऐलान किया। नेटो को अलर्ट कर दिया गया, माफ कीजिए ये स्पेल मिस्टेक, नेटो को यहां अलर्ट कर दिया गया। मकसद पोलैंड के एयर डिफेंस को मजबूत करना। रफाल नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा में सहयोग देगा। तो ये एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में चलने वाला युद्ध क्या अब बहुत जल्द रशिया वर्सेस नेटो भी देखने को मिलेगा, या अगर ये होना होता तो बहुत पहले हो गया होता? अब इस तरह के प्रोवोकेशंस और खबरें केवल आती रहेंगी, लेकिन रशिया वर्सेस नेटो नहीं होगा। क्या होगा सर, जनरल सर?
देखिए आर्टिकल 4 तो इवोक कर दिया है पोलैंड ने। आर्टिकल 4 क्या है वो? जब आप इवोक करते हैं कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी नेटो के 32 देश हैं, आप उसके साथ कर सकते हैं। आर्टिकल 5 लाना है कि नहीं? आर्टिकल 5 अभी कुछ बातें चल रही हैं कि आर्टिकल 5 ले आओ। आर्टिकल 5 लाएगा। देखिए रशिया को पूरे नेटो के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, उसके साथ तो युद्ध करना थोड़ा तो महंगा ये पड़ेगा ही। हाँ, क्या होगा कि नहीं? सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब डबल गेम कर रहे हैं। पुतिन एक चैलेंज दिया है उन्होंने ये नहीं माना कि हम, वो कहते हैं हमारे को शायद जैमिंग हो गई इसलिए जो 19 ड्रोन गए थे, और अभी तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आर्म्ड थे वो, और केवल उनमें से केवल पहले तो 4 बोल रहे थे, अभी कह रहे हैं 6 मार गिराया, सारे टारगेट पे लगे। तो ये आर्म्ड हैं और बहुत क्षति हुई है। पहले ये भी चल रहा था कि शायद रिकॉग्निशन ड्रोन है। 19 आपने उस दिन कहा भी था ये कामिकाज़े ड्रोन है। आपने बिल्कुल कहा, मैंने कहा था एंड दे आर हेवीली आर्म्ड। हाँ, ये है, और उसमें डबल टैंकर लगा के भेजा है उन्होंने। हाँ। और वो कह रहे हैं कि वहाँ एक्सरसाइज चल रही थी और उसको ये वो कह रहे हैं, चुप हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, तो ये होला क्या? उस पे आप जरा दिखाएं रशिया का मैप बेलारूस के साथ, तो अभी उस पे बात कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें आप क्या ये देख रहे हैं? इज इट गोइंग टू बी इवेंचुअली रशिया वर्सेस नाटो? बात कुछ और है। एक्सरसाइज जैपेट के साथ उन्होंने अपने करीब 40,000 2021 में एक्सरसाइज हुआ था, और वहां इसको टैसिटली एक तरह से मास्किंग करके वहां गए, सब कुछ लगाया, मिसाइल न्यूक्लियर सब लगा दिया, और उसके बाद 22 में अटैक कर दिया यूक्रेन पे। कंसोलिडेट कर रहा है रशिया पोजीशन को। सुवाल की कॉरिडोर है बगल से, कलिनिंग्राड देख रहा है वो, पोलैंड को पकड़ा है उसने, और पोलैंड के ऊपर इक्का दुक्का गया, वैसे मान भी गया, उसने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं तुमसे, हमारे ड्रोन चले गए, एक्सरसाइज हो रही है, इलेक्ट्रोमैटिक सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं दुश्मन के। ऐसे जब एक्सरसाइज होता है सर, ये तो लेकिन फिर इस तरीके में अगर आप बाद में कह दें कि हाँ ऐसा हो गया है, हाँ, बातचीत करने के लिए तैयार है, होता है, नहीं तो फिर क्या वो आर्टिकल उसको फिर लागू उनको हाँ। कुछ नहीं होने वाला, वो मान जाएंगे। जनरल सर, आपका क्या नजरिया यही है? पोस्चरिंग है ये। देखिए क्या है कि ये इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर को बढ़ाना। ये ना मिलिट्री वे है, ये सामरिक तरीका है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सामरिक तरीके से हो रही है। आज के दिन में ही वांट्स टू ड्रॉ। देखिए बड़ा गेम खेला जा रहा है 2027 के लिए, हम उसको आज के लिए कि हम आज कर रहे हैं, आज ये हो गया। रशिया को लोग कहते थे 7 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 3.5 साल खिंच चुका है और खींचेगा ये। क्या है 2027 का है कि लेकिन रशिया वर्सेस नेटो फुल फ्लेजेड नहीं होगा। देखिए क्या होगा, जैसे होगा चाइना जाएगा इंडो पैसिफिक में, जैसे गया पूरा का पूरा नेटो को वहां वो होल्ड कर, इसी को कहते हैं होल्डिंग, होल्ड द फोर्स देयर। प्रॉब्लम बड़ी लड़ाई है, इसको हम नहीं आकलन करेंगे तो हम गलती ये कर देंगे कि नहीं वो हो गया। तो ये असल में केवल वहां बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई होने के साथ सिर्फ इतना नहीं होगा कि रशिया वर्सेस नेटो हो जाए, उसके इंप्लीकेशंस उससे आगे हो जाएंगे, और फिर वो शक्तियां जो अभी तक कहीं आपको दूर दिखाई दे रही हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, और इसलिए शायद इस तरह की स्थितियों से बचने की कोशिश हो रही होगी। हालांकि ब्रिंकमैनशिप चल रही है, ये बताने की कोशिश हमेशा हो रही है कि यहां इस रेड लाइन को पार करोगे तो बात तो फिर बिगड़ जाएगी, और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप ज़ेलेंस्की पर हमला। रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप पर और ज़ेलेंस्की पर हमला बोला। ज़ेलेंस्की सोचते हैं कि वो युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। बेलारूस ट्रंप के शांति मिशन के साथ है, ये भी बात उन्होंने कह दी, और बेलारूस को एक तरीके से शांति मिशन के लिए भी शामिल दिखा दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं ज़ेलेंस्की के संदर्भ में और यूरोप ये सोच रहा है कि ज़ेलेंस्की ये युद्ध जीत लेंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं। और ये सबको पता है कि बेलारूस और लुकाशेंको